Now, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछा गया कि हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 होल नंबर 3/5 आवर्स। मीन्स आपको टाइम दिया हुआ है 2 होल नंबर 3/5 आवर्स। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं जो तुम्हें आसान लगे। पहला तरीका तो ये कि मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊं, ठीक है। 5 2 10 13/5 आवर्स, और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, 12 बना। 12 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हो कि 12 को 13 के प्रोडक्ट में पहले 10 तक मल्टीप्लाई करो, वो हो गया 120, प्लस 12 3 जब बाकी 3 बचा होगा वो हो गया 56। आंसर आ गया 36 का आंसर आ गया तो आपका आंसर आ गया 156। ठीक है। और दूसरा करने का तरीका ये भी था कि यार 2 होल नंबर 3/5 आ जाए तो ये 2 आवर्स हो गए पूरे, ठीक है। ये 2 आवर्स हो गए पूरे, तो अगर ये 2 आवर्स हो गए पूरे आपके, और दूसरा तरीका ये था कि मैं 2 आवर्स को डायरेक्ट जो है वो 120 लिख देता, और 3/5 को 3/5 जो मेरे पास लिखे हुए मिनट्स की फॉर्म में उसको मैं सेकंड आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3/5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता। तो 5 12 जा 12 3 जा 36, तो 120 प्लस 36, आंसर 156। तो ये दोनों मेथड हैं जो आपको आसान लगे, जिसमें आपको आपकी क्विक मैथ्स लग रही हो, ठीक है। नाउ move on to question number 5. The area of a circle, सर्कल का एरिया आपको दिया हुआ है 56 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर, एंड स्क्वायर का एरिया आपको दिया हुआ है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। What fraction in the area of the square to the area of a circle? To the area of the circle, 32/56. So if I'll solve it, 8 4s are 32, 8 7s are 56, 4/7. Now, question number 6. A man borrows 5/6 of the value of his car. मतलब उसकी जो टोटल कार की वैल्यू है उसका उसने लोन लिया 5/6, दैट मीन्स पे कितना किया 1/6, ठीक है। भाई देखिए टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगी ना, तो अगर आपने 5/6 जो है वो लोन लिया है तो दैट मीन्स आपने 1/6 जो है वो पे किया। He then repays 1/5 of the loan each year, ठीक है। If the value of his car is $15,000, what does he repay each year? ठीक है भाई, पहले तो एक काम ये करते हैं ना कि भाई जो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है गाड़ी की वो है आपके पास $15,000। अब भैया शायर क्या कह रहा है, शायर ये कह रहा है कि उस बंदे ने इस पर्टिकुलर कॉस्ट का 5/6 लोन लिया है। मैं पहले इसका 5/6 निकालता हूँ, मैं इसका पहले 5/6 निकालता हूँ, तो लोन उसने कितना लिया है 5/6 ऑफ कॉस्ट, तो 5/6 ऑफ 15,000। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 0 0 0, 2 1s are 2,
ये हो गया 2500। 2500 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया लोन? लोन आया उसके पास $12,500। सिंपल सी बात है ना, 2,500 है, 5 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 हो गया, और फिर पांचवा वाला मल्टीपल जो है 2,500 और मजीद उसमें ऐड कर दो, 12,500। इस तरह मल्टीप्लीकेशन करा करो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो 2,500 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ? 2,500 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, वो हो गया 10,000। एक मल्टीपल अभी बचा हुआ है, फिफ्थ वाला, उसको मैंने 2,500 डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 12,500। ठीक है, ये एक सिंपल सी मैं क्विक मैथ बता रहा था, यही काम मैंने यहाँ पे भी किया था, लाइक दिस। यहाँ पे जब मैं 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर रहा था ना, तो मैं उसमें भी यही कर रहा था। मैंने 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 120, पीछे 3 मल्टीपल बच गए, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 36, अब मैंने ऐड कर दिया 156। क्लियर होती बात? अच्छा, अब समझो, $15,000 का उसने ये 12,500 लोन लिया। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? इस $12,500 लोन का वो हर साल 1/5 वापस कर रहा है। तो अब मैं 1/5 15,000 का तो नहीं निकालूंगा ना, मैं 1/5 उस अमाउंट का निकालूंगा जो उसने लोन लिया है, दैट इज 12,500। अब मैं अब मैं जो वो रीपे करेगा, वो रीपे क्या कर रहा है? वो रीपे कर रहा है 1/5 ऑफ लोन। तो 1/5 ऑफ 12,500। तो अगर सॉल्व करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, $2,500। दैट इज ऑप्शन ए। उसका आंसर ऑप्शन ए है, $2,500 में वो एक जीरो मिस हो गया, ठीक है ना? बट आप में से जिसने भी $2,500 निकाला है, दैट इज अ करेक्ट वन। अच्छा, मैं अगेन इसका एक क्विक तरीका भी अगर आपको बताऊं, मतलब ये तो एक लंबी कैलकुलेशन से समझाया है ना, क्योंकि बेसिकली अब इस क्लास में ऑटोमेटिकली दोनों डोमेन के बच्चे मौजूद है, एम कैट और ई कैट दोनों के। तो एम कैट वालों के लिए तो मैं ये चाहूंगा कि वो इसी मेथड को एडॉप्ट करें, बट मैं एम कैट वालों से भी ये चाहूंगा कि थोड़ा सा इस अप्रोच को भी समझें, एज वेल एज मैं तो ये कहूंगा शायद ई कैट भी इस बात को समझे कि बेसिक मैथ्स तो उन सब की नहीं अभी तक काफी अच्छे से छोड़ी हुई थी। क्या मैं इस पूरी कहानी को यूं समझा सकता हूँ कि $15,000 का उसने 5/6 लिया, उसके बाद इस प्राइस को, ये प्राइस क्या आई थी 12,500, इसका 1/5 वो पे कर रहा है, ठीक है ना? तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 3 0, 2 1 जा 2, और ये कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आएगा? $2,500 डायरेक्ट। लेकिन तुम्हारे पे है, मैं चाहूंगा कि ये काम इंसान तब तो कर सकता है जब उसकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हुई भी हो, तो फ्रैक्शन को एक साथ एक ही रिलेशन में पूरा लिख के सॉल्व कर दे, लेकिन गलती आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तभी मैं इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करूंगा, दिस वन। मैं इस मेथड ज्यादा प्रेफर करूंगा कि प्रॉपर तरीके से चलो, कोई बात नहीं, 1 मिनट तो है ना भाई, ऐसे तो नहीं ना 1 मिनट भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि माइकल ओन्स 3/8 ऑफ द शेयर्स इन अ कंपनी। He sold 1/3 of his shares to his friend. If there are total 7,600 shares in the company, how many shares does Michael still have left? ये याद रखना भाई। सबसे पहली बात तो कंपनी के पास टोटल शेयर कितने हैं ये देखते हैं। 7,600 शेयर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन शेयर्स में से माइकल कितने ओन करता है? 3/8, पहले वो निकालते हैं। माइकल शेयर 3/8 ऑफ 7,600 है ना? करो जरा सॉल्व।
8 1 जा 8, 8 9 जा 72, है ना। 76 में से 4 बचा, वो कैरी हो गया। 8 5 जा 40 और फिर 0। 950 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 950 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका क्या बनाऊंगा? मैं तरीका या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ आसान सी मल्टीप्लिकेशन है। 300, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, 2850। इसका मतलब कंपनी के इतने शेयर्स माइकल के पास थे। अब माइकल ने क्या किया? माइकल ने ये किया कि उन शेयर्स के 1/3 उसने अपने दोस्त को भेज दिए। ठीक है, चलो पहले काम ये करते हैं, फ्रेंड्स शेयर निकालते हैं। फ्रेंड्स शेयर्स कितने दिए उसने? अपने शेयर्स का, कंपनी शेयर का नहीं दिया, अपने शेयर का 1/3 दिया। आओ जरा, 1/3 ऑफ 2850, है ना। करो जरा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 कैरी बचा, है ना। 3 5 जा 15, 0। इसका मतलब मैंने इतने शेयर्स दोस्त को दे दिए। अब आपसे क्या पूछा है? माइकल्स के पास कितने बच गए? तो माइकल्स के पास कितने बच गए कैसे निकाल सकता हूं? 2850 माइनस 950, ठीक है, दैट इज 1900। क्लियर की बात? ठीक है, देखो फ्रैक्शन का टॉपिक बेसिकली असल में कैलकुलेशन किसको किससे कम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, इसकी कमांड आपको होनी चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A company knows by experience that during shipment 1/8 of goods are usually damaged। मतलब एक शिपमेंट मंगवाया करते थे वो लोग बाहर से, ठीक है, और उनमें से हमेशा 1/8 जो फ्रैक्शन थी ना गुड्स की, वो डैमेज होती थी। तो इसका मतलब एक जवाब दोगे वैसे? अनडैमेज कितनी होती होगी? 7/8, ताकि टोटल 1 रहे। 1/8 डैमेज्ड है, तो एक 8 टोटल फ्रैक्शन है, मतलब 8 पोर्शन है, उसमें से एक फ्रैक्शन हमेशा अनडैमेज होगा, डैमेज होगा। तो 7 पोर्शन अनडैमेज होंगे। फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? अगर 1/8 इसका, तो उन्होंने अपने माल के 8 हिस्से किए, तो एक हिस्सा डैमेज हो रहा है, तो ये 7 हिस्से अनडैमेज है, ये कहना चाह रहे हो, है ना। नाउ इस तरीके से लॉजिक बिठाया करो। अच्छा, 1/8 of goods are usually damaged if it wants to receive 560 pieces of undamaged goods। सर ये 560 किसकी दी हुई है? अनडैमेज गुड्स की, याद रखिएगा। हाउ मेनी टोटल गुड्स मस्ट इट ऑर्डर टू फॉर शिपमेंट? अब गौर करो, मैं ये बोल देता हूँ कि टोटल शिपमेंट मुझे नहीं पता कितनी ऑर्डर करनी है, मैंने उसको कह दिया एक्स। इस एक्स का कितना फ्रैक्शन अनडैमेज होता है? 1/8, ये अनडैमेज है। ओ सॉरी 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 सॉरी, 1/8 ये डैमेज्ड है। अनडैमेज कितना होगा? 7/8, ठीक है। अच्छा, तुम्हें अनडैमेज की क्वांटिटी दी हुई है। अनडैमेज की क्वांटिटी तुम्हें ये दी हुई है कि अगर वो अनडैमेज पीसेस रिसीव करे 560, तो वो टोटल पीसेस ऑर्डर कितने करे? तो टोटल पीसेस का तुम्हें एक्स निकालना है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ये 560 क्या मैं ये कह सकता हूं आपके टोटल का 7/8 है? सर डैमेज्ड 1/8, अनडैमेज्ड 7/8। तुम्हें जो क्वांटिटी दी हुई है 560, वो अनडैमेज की दी हुई है। इसका मतलब तुम्हारी टोटल क्वांटिटी विच इज एक्स जो तुम्हें पता करनी है, उसका 7/8 टाइम्स असल में 560 है। अब यहां से एक्स निकालो, 560 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 7,
7 1 7, 8 0 640। इसका मतलब असूलन उसको इस वक्त 640 पीसेस मंगवाने पड़ेंगे। कितनों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये बता दो। यस साइमन। सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, जो आपने एक्स की वैल्यू कैसे निकाली। भाई देखो, तुम्हें उसने क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर, तुम मिसाल के तौर पर यूं समझ लो, तुमने 100 डब्बे आम की पेटियां मंगाई और तुम्हें पता है कि हर 100 डब्बों में 20 खराब हो जाती है, मुझे 80 मिलती है ना? अब इस लॉजिक को अपने जहन में रखते हुए सोचो कि अगर वो बंदा एक गुड्स का शिपमेंट मंगवा रहा है, गुड्स का मतलब खाने पीने की चीज है, तो उसमें से हमेशा 1/8 डैमेज हो जाता है, मतलब 1/8 खराब हो जाता है। तो पीछे बचा कितना जो कि गुड अनडैमेज रहता है? तो आपका जवाब क्या होगा? 7/8। आपका जवाब क्या होगा? 7/8। सामिना मेरे साथ। यस सर। हाँ, तो अनडैमेज कितना बचा? 7/8। यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन में तुम्हें जो क्वांटिटी दी हुई है, वो अनडैमेज की दी हुई है, विच इज 560। यस इसका सर। मतलब ये जो 560 है, ये तुम्हारे टोटल का 7/8 है। यस सर। अब तुम्हें ये टोटल निकालना है एक्स, तो 8 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 7 वहां पे जाके डिवाइड हो गया। ओके सर, ये समझ आ गया यहाँ से। ठीक है यस सर। ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहते हैं, जोआना रीड्स 2/7 ऑफ अ बुक ऑन हर फर्स्ट डे and 3/5 of the remaining on the second day. If she still has 150 pages left to read, how many total pages are there in the book? ठीक है भाई। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मुझे टोटल पेजेस निकालने हैं। टोटल पेजेस मुझे निकालने हैं, वो है एक्स। कहानी सुनना भाई। फर्स्ट डे, उसने इन टोटल पेजेस का कितना पढ़ लिया? 2/7। रीड कितना कर लिया? 2/7x। बच कितनी गई बुक? जरा मैं तुम लोग से पूछता हूँ। आमना, यस सर। अगर उसने 2/7 ऑफ टोटल पेजेस पढ़ लिए तो लेफ्ट कितने हो गए? सर 5/7। इसका मतलब उसकी बुक का 5/7x अभी बच गया, पेजेस बच गए। ठीक है ना? सेकंड डे आया, जो क्वेश्चन के साथ फ्लो करा करो। सेकंड डे आया, सेकंड डे उसने कहा कि जो उसके रिमेनिंग बच गए थे, रिमेनिंग कितने बच गए? 5/7x। उसका उसने 3/5 पढ़ा। ठीक है भाई। अब सेकंड डे में उसने रीड कितना किया? 5 3/5 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 3/5 ऑफ 5/7x। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा? 3/7x। जवाब चाहिए। अब बुक यार, ये क्या हो गया? मैं जरा जल्दी से लिख रहा हूं दोबारा। टोटल पेजेस बुक, क्वेश्चन नंबर 9। टोटल पेजेस आपके पास है x। पहले दिन उसने रीड किए
2/7 पेजेस, इसका मतलब उसका लेफ्ट रह गया 5/7x। सेकेंड डे उसने रीड किए 3/5 ऑफ लेफ्ट, दैट मीन्स 3/5 ऑफ 5/7x, 3/7x, तो उसका लेफ्ट कितना बच गया 4/7x। टोटल 7 का फैक्टर बन गया ना, तो 4/7x। अच्छा, अब उन्होंने आपसे बोला क्या है, अगर उसके फाइनल लेफ्ट जो पेजेस हैं वो 140 हैं, मुझे बस सिर्फ इतना बता दें कि ये 140, इतने सारे फ्रैक्शन आपके सामने लिखे हुए, 2/7x, 2/7x, 5/7x, 3/7x, 4/7x, ये 150 पेजेस इन चारों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन है? कौन बता रहा है? आखिरी में उसके पास बच गए 140 पेजेस, 140 पेजेस उसके कौन सा फ्रैक्शन है? सर वालेकुम सलाम। सर 4/7x वाला। यस मरियम, आपका आंसर भी यही है? यस सर। ओके, थैंक यू। अब बोलो, क्या बोलनी थी? ना, तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आया कि ये 140 पेजेस जो उन्होंने कहा है लेफ्ट हैं, ये असल में मेरा ये वाला फ्रैक्शन होगा। 4/7x इज बेसिकली 140, तो यहाँ से x निकाल लें। 140 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4, 2 2s are 4, 270, 2 1s are 2, 35, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5s are 35, 3 कैरी, 7 3s are 21, 245। इसका मतलब टोटल 245 पेजेस की बुक है। टोटल 240, मेरे को गलती हुई। इसका आंसर तो 490 है वैसे तो। टोटल पेजेस एक्स है, उसने रीड के 2/7, तो उसका रिमेनिंग बचा 5/7। 5/7x का उसने 3/5 पढ़ा सेकेंड डे। टू 45 भाई, मेरी को कैलकुलेशन में मसला तो नहीं हुआ यहाँ पे? 7 4, यस संजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले हम x की वैल्यू निकालें और उसके बाद जो वो x आए तो जो पेजेस उसने सेकंड पे पढ़े 3/5 थे, तो लेफ्ट हो गए 2/5, तो फिर हम उस x की वैल्यू को 2/5 से मतलब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो फिर आंसर आते हैं 490। काइंडली रिपीट, तुम्हारी आवाज बीच में कट गई थी, लेकिन आराम आराम से। मतलब ऐसे कि पहले जो फर्स्ट डे पर उन्होंने जो रीड किए वो थे 2/7, तो उसमें से बच गए 5/7, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद जब हम 5/7x को 140 के साथ 140 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 196। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने पढ़ा वो था 3/5, तो उसमें से जो लेफ्ट हो गया वो था 2/5,
तो फिर जब ये जो वैल्यू है हमारे पास 2/5 x इज इक्वल टू 196, इस 196 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 490। एक मिनट जो जरा। यस हुदैफा। सर मैंने जो एक फॉर्मूला यूज़ किया ना वो सिंपल सा था कि अगर हम लोग पहले दिन जो उसने रीड किया 2/7 और फिर दूसरे दिन जो रीड किया 3/5 दोनों को ऐड कर दे और हम लोग टोटल पेजेस के नंबर को x + 140 सपोज कर ले और दूसरी साइड पे अगर हम लोग नहीं, मैं सिर्फ ये बताओ मैं इसमें गलती क्या कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा सर हूँ। अगर उसके टोटल पेजेस x है, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ कि क्या बोलते हैं मैंने इंटायरली डिफरेंट मेथड से किया और मेरा आंसर 1225 आ रहा है। नहीं आंखों वो तो बात ही नहीं है। एक मिनट जो मुझे देखने दो उसमें। टू अपॉन 7 ऑफ x स्क्वायर। Question number 9. Joanna reached 2/7 of a book on her first day. He left 5/7. ठीक है. And 3/5 of the remaining on the second day. जो remaining था उसका 3/5 इससे पढ़ो. Yes, Ali. Yes, Ali. Yes, Kashish. सर सेकंड डे पे जो उसने पढ़ा 3/7 ऑफ द टोटल, तो उसने फर्स्ट डे को 2/7 भी तो पढ़ा ना, तो हम ये भी कर सकते हैं ना, अगर उनको प्लस कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा 2/7। यस, इसका मतलब ये इसका रिमेनिंग, हाँ ये मैंने गलत निकाल दिया। मैं वही सोच रहा हूँ 3/7x उसका टोटल यहाँ पढ़ लिया उसने, 2/7 उसने वहां पढ़ लिया, 5/7x। ठीक है, इसका मतलब टोटल उसने रीड कितना कर लिया? 5/7। इसका मतलब उसका लेफ्ट कितना बच गया? 2/7x। दैट्स माय मिस्टेक। इसका मतलब ये आपका 2/7x हो। थैंक यू सो मच क्लास। मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। फर्स्ट डे उसने पढ़ा 2/7x, बचा कितना? 5/7x। ठीक है ना? उस 5/7x का उसने फिर कितना पढ़ा? 3/5। दैट मीन्स उसका टोटल रीडिंग कितना हो चुका है? 2/7x एंड 3/7x का मतलब टोटल रीडिंग अब हो गया उसका 5/7x। तो उसका लेफ्ट कितना हुआ? 2/7x, और 2/7x को मैंने कह दिया कि वो 150 के इक्वल है क्योंकि उसका लेफ्ट 140 पेजेस बची। ना अब आपके पास अगले क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि एना pays 1/6 of her salary in tax, 1/3 on food and the remainder on bills.
if she pays $1,800 in bills, what is her salary? भाई टोटल सैलरी को अगर लेट से मैं ये कह देता हूं x, ठीक है, तो आपके पास उसका टैक्स कितना होगा 1/6, फूड पे कितना गया 1/3 ऑफ टोटल सैलरी, रिमाइंडर कितना बचा वो निकाल लेते हैं। रिमाइंडर बचा हुआ किस तरीके से, x माइनस 1/6x माइनस 1/3x, है ना। मतलब टोटल सैलरी में से 1/6x टैक्स का माइनस कर दो, 1/3x फूड का माइनस कर दो। जरा सॉल्व करो तो यहाँ पे मैं 6 एलसीएम ले सकता हूँ, ये हो गया 6x माइनस x माइनस 2x, 6x माइनस 3x, 3x अपॉन 6 का मतलब 1/2x, ये बच गया इसका रिमाइंडर। और आपको रिमाइंडर कितना दिया हुआ है $1800, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको x यानी कि उसकी सैलरी कितनी पता चल गई $3600, ठीक है। आई रिपीट, उसकी टोटल सैलरी को मैंने x कह दिया, उसमें से 1/6 उसने टैक्स दिया, 1/3 उसने फूड पे लगाया, और जो बाकी रिमाइंडर था वो बिल्स पे, जो बाकी रिमाइंडर था वो बिल्स पे। मैंने पहले रिमाइंडर निकाला, कैसे, टोटल में से 1/6 ऑफ x और 1/3 ऑफ x को माइनस कर दिया, क्या बचा हाफ x रिमाइंडर। इसका मतलब ये हाफ x रिमाइंडर जो है उसने बिल पे लगाया, और बिल में एक्चुअली उसने लगाया कितना था 1800, तो उसकी टोटल सैलरी आपके पास हो गई 3600। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, Bob does 2/7 of a work in 1 hour. How long will he take to do the remaining work? पहले तो remaining work होगा कितना 5/7, याद रखना, remaining work 5/7 होगा, और इसका मुझे टाइम पता करना है जब if 2/7 of work is done in 1 hour, स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दो भैया। 2/7 ऑफ वर्क अगर 1 घंटे में हो रहा है तो 1 ऑफ वर्क कितने में होगा 1 डिवाइडेड बाय 2/7 आवर। तो हमसे कितने वर्क का पूछा गया है 5/7 ऑफ वर्क का, तो वो कैसे निकालूंगा, पहले तो 2/7 यहाँ पे ऊपर चला गया और ये 5/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल, आपका आंसर आया 5/2 आवर्स। क्लियर होता है। 2 बाई कंडीशन क्या दी हुई थी, 2/7 ऑफ वर्क 1 घंटे में होगा, मतलब कोई भी काम है उसका 2/7 पार्ट वो 1 घंटे में कर रहा है, तो आपसे पूछा गया कि 5/7 पार्ट वो कितने घंटे में करेगा, 5/7 पार्ट वो कितने घंटे में करेगा। तो मैंने स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दी कि 2/7 ऑफ वर्क अगर 1 घंटे में है तो वो टोटल वर्क कितने में होगा 1/2/7, डिवाइड कर देते ना वहां पे जाके 2/7, और फिर 5/7 ऑफ वर्क कितने में होगा, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2/7 जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर आके हो गया 7/2, और मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/7 से। ना क्वेश्चन नंबर 12, David spent 3/8 of his salary on food and 5/9 of the remainder on utility bills. He then spends 2/5 of the further remainder on travel and saves the rest. If he earns a salary of $7,200, what amount does he save? ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सो सैलरी उसकी है $7,200, फूड पे कितना लगाया 3/8 ऑफ 7,200, है ना, यानी कि 818
रिमाइंडर बच गई। इसको fives are 45, 9 6 are fraction सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है मेरे साथ यार। अच्छा, सो हम थे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 पे। Now 12, question number 12. सैलरी टोटल कितनी थी भाई उसकी, दोबारा लिख देता हूँ जल्दी से, 72। इसका उसने फूड पे कितना स्पेंड किया, 3/8। तो वो आया था आपके पास 8 9 72, 2700। $2700 उसने फूड पे स्पेंड कर दिया। तो रिमाइंडर उसके पास कितना बचा होगा, आप 7200 में से 2700 को माइनस करें तो 200, 4500 ही आएगा ना मेरे ख्याल से। 7200 माइनस 2700, 0 0 5 4,500, 4500। तो ये उसका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, इस $4,500 का उसने रिमाइंडर का उसने $4,500 का यूटिलिटी बिल्स पे स्पेंड किया। तो 4/9 ऑफ रिमाइंडर यानी कि ये 9
$500 यानी कि $2000 से बिल पे स्पेंड किया। तो अब उसके पास रिमाइंडर कितना बच गया होगा? 4500 में से 2000 माइनस करो, 2500। ठीक है। He then spent 2/5 of the further remainder। अब further remainder ये रहा 2500। ठीक है। On traveling पे उसने कितना खर्च का किया होगा? फिर उसने ट्रैवलिंग पे खर्चा किया 2/5 of 2500। 5 5 25 यानी कि $1000। $1000 अगर उसने ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है तो उसने अब सेविंग कितनी कर ली, वो कैसे बताओगे? रिमाइंडर उसका बचा कितना था? 2500। उसमें से भी उसने 1000 ट्रैवलिंग पे खर्चा कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका सेविंग कितना बना? $1500। उसका सेविंग कितना बना? $1500। आमना, समझ में आया? नहीं नहीं सर, ये यहाँ से ये जो आपने लिखा देखो, है ना बिल्स के बाद से, ये बात थोड़ा नेट का हाँ, इशू आ गया, समझ नहीं आया। आई रिपीट, देखो बिल्स उसने पे कितने किए? $2000। रिमाइंडर उसका कितना बच चुका था? 4500। तो अब उसका फर्दर रिमाइंडर कितना बच गया होगा? अगर पहले $100 के पास था, $2000 ने बिल में पे कर दिया, तो उसका फर्दर रिमाइंडर कितना बच गया होगा? माइनस 2500। कर दिया। हाँ माइनस कर दिया, $2500 बच गया। अब $2500 का उसने कितना ट्रैवलिंग पे लगा दिया? 2/5। हाँ कितना लगा अब ये दिया? इसका मतलब $8। हाँ अब इसमें से इसको माइनस कर दिया और मेरे 25, को 3 मिला। तो उसकी सेविंग आ गई। आ गया ठीक है यस सर। ना। क्वेश्चन नंबर 13। Mr. Smith spends 3/10 of his salary on taxes and 4/7 of the remainder on transport. He then spends 5/6 of the further remainder on food and deposit the rest in the bank. If the deposit is $500 in the bank, what is his salary? अब उल्टा पूछा है। अगर देखो ना तो 13 जो है वो 12 का उल्टा है। 13 जो है वो 12 का उल्टा है। सैलरी पूछ के सेविंग पता करी, अब सेविंग बता के सैलरी पूछ रहा हूँ। ठीक है, कौन कराएगा क्वेश्चन नंबर 13 मुझे? हेलो बिस्मा। जैसे ना सर मुझे जो लग रहा है वो ये होगा कि 3/8 4/9 नहीं 3/10 4/7 और 5/6 इन सबको 8 कर देंगे और इसके बाद उसकी सेविंग भी 8 कर देंगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं तो ये तुम नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं कर पाओगी। इससे तुम्हारा आंसर कभी भी नहीं आएगा। यस मारिया। सर आप करा दो। क्यों? हाँ भाई शहजादे, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कराएगा क्वेश्चन नंबर 13? सर क्वेश्चन वापस बता देना एक बार। अच्छा, सैलरी का 3/10 उसने टैक्सेस पे किया। जो रिमाइंडर बच गया उसका 4/7 ट्रांसपोर्ट पे। सर बताना क्या है? आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर जो के फर्दर रिमाइंडर बच गया उसका 5/6 फूड पे।
और जो फिर रेस्ट बच गया उसका उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो आप हमें ये बताएं कि अगर उसने बैंक में डिपॉजिट $500 किया है तो उसकी सैलरी कितनी? सर तो जो पहले कर रहे थे वही करना है, बस अब रिवर्स में करना है। रिवर्स में करना है। और इसको एक्स फॉर्म में कैसे लेकर आओगे? मैं वो तुम्हारे से पूछना चाह रहा हूँ भाई। अगर सैलरी को मैं यहाँ पे कह देता हूँ एक्स, सर तो सबसे इफ ही पहला, स्पेंड, सबसे आखिरी बोलो वाला बोलो। क्या था जो मतलब बैंक से पहले स्पेंड किया था? फर्दर रिमाइंडर पे 5/6। सर तो 5/6 लेकिन तुम्हें फर्दर रिमाइंडर के लिए भी तो पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो सर वो सारी फिर इक्वेशंस निकाल के डाल दीजिए। हाँ, 3/10 ऑफ एक्स से वो सबसे पहला वाला रिमाइंडर क्या बचा? 7/10x, ठीक है ना। और इसका ट्रांसपोर्ट पे उसने 7/10 4/7 ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। इसका मतलब उसका फर्दर रिमाइंडर अब कितना बचा होगा? 7/10 में से 4/10 को माइनस कर दो, मतलब 3/10x। इसका उसने 5/6 स्पेंड किया है फूड पे। फूड पे कितना स्पेंड किया? इसका मतलब 5/6 ऑफ 3/10x, 1/4x। रिमाइंडर बचा 1/4x। सॉरी, खर्च हुआ 1/4x। सॉरी सॉरी सॉरी, खर्च हुआ 1/4x फूड पे, ठीक है ना। तो उसका रिमाइंडर उसका कितना बच गया होगा? मैं 3/10 में से 1/4 खर्चा कर चुका हूँ, तो आखिरी सेविंग मेरे पास बच गई 1/4 ना। 3/10x माइनस 1/4x। तो यहाँ पे मैं एलसीएम क्या ले सकता हूँ? 20। तो ये हो गया 6x माइनस 5x, यानी कि 1/20x। ये इसका फाइनल रिमाइंडर बचा जिसको उसने सेविंग फॉर्म में डाल दिया। और वो सेविंग अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है? 500। तो 1/20x इक्वल्स टू 500। तो x इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि उसकी टोटल सैलरी है 10,000। हाँ भाई, थैंक यू मैम। कितनों को क्वेश्चन समझ में आ गया? रिवर्स गए भाई, सिंपल सी बात है। मैं बार दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ भाई। टोटल सैलरी को अब मैंने कह दिया x, उसका उसने 3/10 टैक्स में पे किया, तो उसका रिमाइंडर कितना बचा? 7/10x। रिमाइंडर का उसने 4/7 ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, मतलब असल में उसने ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया? 4/10x। तो फर्दर रिमाइंडर कितना बच गया होगा वो कैसे निकालूंगा? कि अब मैं 7/10x में से 4/10x को माइनस करूंगा, तो आंसर आएगा 3/10x। इस फर्दर 3/10x ने 5/6 फूड पे खर्च किया, तो असल में उसने फूड पे कितना खर्च किया? 1/4। तो अब उसके पास कितना रिमाइंडर बच गया होगा? तो 3/10x जो कि उसका फर्दर रिमाइंडर था, उसमें से 1/4x उसने खर्चा किया। तो एक्चुअली अब ये रिमाइंडर उसके पास बच गया होगा कि मैंने 3/10 में से 1/4 को माइनस कर दिया, और वो सेविंग आपकी बन गई। और सेविंग की वैल्यू आपको 500 दी हुई है, तो आपको आंसर मिल गया $10,000, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। A total of 7 liters of milk are to be poured into a 4-liter bottle and a 6-liter bottle. If each bottle is filled to the same fraction of its capacity, how many liters are poured in the larger bottle? भाई रेशो क्या दिया हुआ है? टोटल 7 लीटर है और
टोटल आपके पास है 7 लीटर। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? 14 ना। अच्छा भैया, 7 लीटर टोटल मिल्क है, उसको उन्होंने 4 लीटर और 6 लीटर पानी में भरना है, यानी रेशो क्या होगा 2:3 का? तो इट विल बी 3 7 divided by 5। इसका आंसर 13 का से डी। एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ। यस, फ्रैक्शन आ गया, रेशो का फॉर्म आया। टोटल 7 लीटर है, एक बॉटल है 4 लीटर वाली और एक बॉटल है 6 लीटर वाली। अगर उसमें वो मिल्क भरना शुरू करें तो वो किस रेशो में भर सकते हैं? 4:6, यानी कि 2:3। सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि आप दोनों में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क चाहें, इक्वल फ्रैक्शन में भरना चाहें, तो आप बड़े बॉटल में कितना 5 लीटर मिल्क भरेंगे? मैंने कहा भाई बड़े बॉटल का रेशो है 3। रेशो में हम ऐसे तो रेशो डिस्कस भी करेंगे। रेशो को हम कैसे डिवाइड करते हैं? मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल वो वाली मिसाल है कि भैया मेरे पास 600 बिस्किट्स हैं और आपने 2 लोगों में डिवाइड करना है 3:5 के रेशो में। 600 बिस्किट्स हैं और आपने उनको डिवाइड करना है 3:5 के रेशो में। तो हर दोनों बच्चों का क्या क्या अमाउंट बनेगा 600 बिस्किट का? तो हम क्या करते हैं, रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल रेशो डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई बाय टोटल, है ना? यानी कि इंडिविजुअल मतलब पहले अगर बंदे का मुझे बिस्किट्स का रेशो निकालना है तो मैं इंडिविजुअल का मतलब 3 पुट करूंगा, नीचे सम का मतलब 8 पुट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल का मतलब 600। ठीक है, तो यही अप्रोच यहाँ पे भी अप्लाई करो। दोनों बॉटल्स में वॉल्यूम का रेशो क्या है? 4:6, यानी कि सिंप्लीफाइड करो 2:3। ठीक है, अब तुमसे जो लार्ज बॉटल है उसका वॉल्यूम पूछा गया है। लार्ज बॉटल का रेशो इज 3 डिवाइडेड बाय सम इज 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी इज 7। यू विल गेट द आंसर 4.2। ठीक है ना? यस साइमन। सर ये पहले वाले में 5 कहाँ से आया? सम करा है, 2 और 3 दोनों को सम करा है। दोनों रेशियोज का सम जो है वो यहाँ पे आएगा, वो डिनोमिनेटर में आता है। ठीक सर। यानी दोनों का मिसाल सम। के तौर पे वो तुमसे स्मॉलर वाली बॉटल की क्वांटिटी पूछते तो तुम न्यूमरेटर में क्या रखते, ऊपर क्या रखते? सर स्मॉल वाली की, यानी क्या बताओ? उसका इंडिविजुअल रेशियो। क्या है वो? सर 2। हाँ, डिवाइडेड बाय सम क्या पुट करते हैं? अगेन 5 5 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी टोटल कितनी है? 7। 7। ठीक है, यस सर, थैंक यू। वेलकम।
Now, question number 15. A student finishes the first half of an exam in 3/5 of the time it takes him to finish the second half of the exam. Sorry. A student finishes the first half of an exam in 3/5 of the time it takes him to finish the second half of the exam. If the total time he takes to finish the exam is 48 minutes, how many minutes did he take to finish the first half of the exam? भाई देखो, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ टोटल टाइम आपके पास तो आपको मिल गया, वो है 48 मिनट्स. लेट्स से सेकेंड हाफ का जो टाइम है ना, उसको x कह देते हैं. मुझे नहीं पता कितने टाइम में 48 मिनट्स का कितना हिस्सा उसने सेकेंड हाफ में इस्तेमाल किया, मुझे नहीं मालूम, है ना. लेकिन ये बताया गया कि जो फर्स्ट हाफ का टाइम है ना, वो सेकेंड हाफ का 3/5 है. अच्छा, एक बात मुझे कंफर्म बताओ, 3/5x और x दोनों को ऐड करूंगा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को, आएगा तो 48 ना. अब 5 एलसीएम लो, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 5x, ये हो गया 48. 8x/5 इक्वल्स टू 48. तो आपके लिए x कितना आ गया, 48 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8. 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 30. 30 तुमने किसको कहा है, सेकेंड हाफ को. तुमसे किसका पूछा है, फर्स्ट हाफ का. तो अगर सेकंड का 30 है तो फर्स्ट का भी निकाल लेते हैं. x को तो हमने सेकंड का कहा, इसका तब 48 टोटल टाइम का उसने 30 मिनट सेकंड हाफ में यूज किया. तो उसने फर्स्ट हाफ में कितना यूज किया होगा, उसने फर्स्ट हाफ में कितना यूज किया होगा, 18 मिनट. क्लियर होती बात. डन. Now, question number 16. As weekly salary 7/5 of George weekly salary. है ना, जॉर्ज की सैलरी को मैं x कह देता हूं. तो एना की सैलरी उसका 7/5 है. दोनों कंबाइनली कितना कमा रहे पर, तो मैंने दोनों की सैलरी को ऐड कर दिया. 7/5x प्लस x. यहां से अगर मैं x की वैल्यू अब निकाल सकता हूँ रिलेशन से, तो क्या निकलेगी, 7/5 में तो 5 एलसीएम आ जाएगा, इक्वल्स टू 360. 12/5x इक्वल्स टू 360. तो x इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12. 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, x आ गया 150. और हमने x कहा हुआ किसको है, जॉर्ज की सैलरी को, है ना. इसका मतलब जॉर्ज की सैलरी मैंने निकाल ली और 3 टोटल 360 है. तो फिर एना की सैलरी कितनी होगी, एना की सैलरी कितनी होगी अगर मैं निकालना चाहूं, तो 360 में से 150 माइनस कर दे एंड यू विल गेट $210. ठीक है. सो यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा 17 से ही, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास. लेकिन उससे पहले मैं एक और वर्कशीट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ऑन द ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ठीक है ना. तो जिनका फ्रैक्शन अगर कंप्लीट हो गया और उसके कुछ सवालात हैं जो उनको मसला कर रहे हैं, वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा. लेकिन मैं तीसरी वर्कशीट भेज रहा हूँ, वो सब स्टार्ट कर देंगे फॉर जनरल मैथ्स. ठीक है.
सर यस पिछली स्लाइड, साइमन, सर पिछली स्लाइड दिखा दें। थैंक यू सर। अंजा तुम्हारा कुछ सवाल था? सर स्टार्ट से यस स्लाइड्स अंजा, दिखा दें, स्टार्ट से स्लाइड्स दिखा दें। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। अब यार वो 2 दफा नेट डिस्टर्ब हुआ ना बीच में, तो मेरे पास तो अभी ये वाली स्लाइड है 12वां से, क्वेश्चन नंबर 12 से। काइंडली यहाँ से मैंने अगर आप में से, नहीं मैं एक काम कर लेता हूँ, अगर आप में से किसी ने भी सारे स्लाइड्स की पिक्चर्स ली हैं तो वो अपने किसी रिस्पेक्टिव ग्रुप में प्लीज शेयर कर दें, ताकि मैं बाकी तमाम तक ग्रुप में शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच। तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप में से जिसने भी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्लाइड लेता रहा है और उसके पास सारे क्वेश्चंस की स्लाइड है, तो वो काइंडली अपने ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि मैं जिस भी ग्रुप में शेयर होगा उससे मैं बाकी तमाम तक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। साइमन आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। वर्कशीट आपका इंतजार कर रही है, अगली तीसरी, ठीक है, स्टार्ट कर दीजिएगा।